जोहार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस लाइव में। आज की ये लाइव हम लोग खास तौर पर केंद्र सरकार की उस घोषणा के मद्देनज़र करने जा रहे हैं। आज की ये लाइव जो कि अभी हाल में ही मोदी की भाजपा सरकार ने अपनी कैबिनेट में फैसला लिया है कि वो 15 नवंबर को जो धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, जयंती है, उस जयंती के अवसर पर वे पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन करेंगे। और इसके पीछे जो उनका लक्ष्य है, उनका जो कहना है वो ये है कि इसके माध्यम से भाजपा सरकार देश में आदिवासियों का जो गौरव है, उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, उनकी जो पहचान है, उसको वो लोग देशव्यापी प्रतिष्ठा देना और दिलाना चाहते हैं। ये प्रेस ब्रीफ में उनके जो कैबिनेट मंत्री हैं सूचना और प्रसारण के, उन्होंने ये प्रेस को बताया और हम सब लोग आज इस समाचार से वाकिफ हैं। और खास करके इस आयोजन को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को चुना है, जहां भोपाल में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन आयोजित हो रहा है। करोड़ों रुपये उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने आवंटित किए हैं और कम से कम 2 लाख आदिवासियों को उस दिन वहां जुटाने का निश्चय मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। तो आप जानते हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी के नेतृत्व में बनी है और 14 से लेकर आज तक अभी ये 7वां साल गुजरने वाला है। इस दौरान बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए जो आदिवासियों के खिलाफ हैं। तो ऐसे में ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी जिस मातृ संगठन की राजनीतिक शाखा है, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, वो लोग हमेशा इस बात से नकारते रहे हैं, इस तथ्य को झुठलाने की कोशिश करते रहे हैं और बाकायदा अभियान चलाते रहे हैं कि आदिवासी लोग हिंदू नहीं हैं। तो इन सारे सवालों के मद्देनजर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हमारे केंद्र सरकार के कैबिनेट ने की है, उसके क्या सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और दूरगामी निहितार्थ हो सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। मैं आप सब लोगों का फिर से आज के इस लाइव में स्वागत करता हूं। जो साथी इस लाइव के साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमने कमेंट बॉक्स में जुड़ने के लिए लिंक दिया है। उस लिंक के माध्यम से आप इस लाइव में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और अगर जुड़ने में कोई परेशानी हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार, सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं देकर इस लाइव को सार्थक बना सकते हैं। तो अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से आदि विद्रोही जी। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको जोहार कहता हूं। जोहार आदि विद्रोही जी। जोहार जोहार। आप कहाँ के हैं, थोड़ा बताइए। मैं भोपाल में हूँ। भोपाल से हैं, क्या करते हैं? यहाँ पर ये कल एक अजीब सा तमाशा भाजपा और ये सारे लोग आयोजित करने जा रहे हैं जी। और तो आप क्या करते हैं? मैं एक स्वतंत्र पत्रकार भी हूँ, अधिवक्ता भी हूँ, सोशल इशूज पे थोड़ा काम। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस लाइव को आगे बढ़ाते हैं और मैं फिर से एक बार अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आज की इस लाइव में। और आप सब लोगों को धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा संघर्ष, हमारी आकांक्षाएं और हमारे सपने, जिसके लिए बिरसा ने शहादत दी और हमारे कई सारे आदिवासी नायकों ने, हमारी वीरांगनाओं ने जो बाहरी व्यवस्था से लोहा लिया, उन सबको हम इस अवसर पर याद करते हैं, अपने लड़ाकों को याद करते हैं, शहीदों को याद करते हैं
और जो अभी संघर्ष कर रहे हैं उनके प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। और हम इस लाइव को शुरू करें। कल धरती आबा का जन्मदिन है, जयंती है 15 नवंबर। तो आइए हम सबसे पहले धरती आबा बिरसा मुंडा से संबंधित एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की इस बातचीत को शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से आदि विद्रोही जी। हम उनका मंतव्य जानेंगे और आप लोगों की राय भी रखेंगे। जो साथी शामिल हो चुके हैं और जो साथी इस लाइव को देख रहे हैं, मैं उन सबका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। मेरी जानकारी में ये नहीं है कि क्या ये गजटेड छुट्टी होगी, यानी कि ये हर साल 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में सरकारी तौर पर मनाया जाएगा। और उसके लिए जहां तक मेरी जानकारी है कि गजटेड छुट्टी होना या गजट में घोषणा होना आवश्यक है। तो मनीष जी, थोड़ा इस संदर्भ में जानकारी दें कि क्या ऐसा सरकार की ओर से घोषणा हुई है? पंकज जी, कल का जो आयोजन है 15 नवंबर 2021 का, इसको लेकर स्थानीय स्तर पर मतलब भोपाल जिले में तो ये इस चीज की घोषणा हो चुकी थी शुक्रवार को ही कि अवकाश रहेगा। लेकिन बड़ा इससे यदि थोड़ा सा पीछे जाएं तो जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, तब विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर की थी, जिसे भाजपा ने सत्ता में आने के बाद निरस्त कर दिया था। जी। विश्व आदिवासी दिवस के अवकाश को भाजपा सरकार ने निरस्त कर दिया था। अचानक से 15 अगस्त 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के नाम पे जो एक आयोजन है, सरकारी पैसों से हो रहा है, पूर्णतः भाजपा का एक शो है वो, उसको लेकर कल की छुट्टी स्थानीय स्तर पर भोपाल जिले में घोषित। प्रदेश स्तर पर ऐसा कोई ऐलान मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है। जी, तो इसका मतलब है कि गजट नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ है? जी, बिल्कुल नहीं हुआ। मतलब ये सिर्फ कल और कल का आयोजन है, अगले साल होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। जी, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। मैं फिर आपके पास लौटूंगा, है ना जी। आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, एडवोकेट आदि विद्रोही जी ने हमें बताया कि अभी तक इस बारे में कोई गजटेड नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने जारी नहीं किया है, जिससे हम लोग ये आश्वस्त हो सकें या हम लोग ये जान सकें कि हर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये गजट नोटिफिकेशन नहीं होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ कल भर का आयोजन है। अगले साल या उसके आगे इस पर कोई आयोजन केंद्र सरकार करेगी या नहीं करेगी, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैं फिर एक से एक बार आप सभी लोगों का इस लाइव में स्वागत करता हूं और मैं डॉक्टर अश्विन वसावा जी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो उस लिंक के माध्यम से लाइव आ सकें तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। मैं डॉक्टर अश्विन वसावा जी से, जो कि ये लाइव देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया आप लाइव आने की कोशिश करें। लाइव आने का जो लिंक है वो इस पोस्ट में, इस लाइव के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो जो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस
आदिवासियों को आदिवासी मानने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें वनवासी कहती है, हिंदू कहती है, पिछड़ा कहती है, जंगली और गंवार जैसे शब्दों का पहले के वर्षों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। उसके लिए आखिर ये इतनी सहानुभूति क्यों? क्यों, क्या जरूरत पड़ी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की जाए? अब जो राजनीतिक लोग हैं या राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो ये मानते हैं कि आने वाले चुनाव में आदिवासी वोटरों को रिझाने के लिए ये कवायद की गई है। मैं इससे इनकार नहीं करता हूं कि यह भी इसका एक पहलू है, लेकिन सिर्फ ये मान लेना कि चुनावों के मद्देनजर इसकी घोषणा की गई है, अगर हम इसी निष्कर्ष को अंतिम तौर पर मान लेंगे तो हम उस दीर्घकालिक परियोजना को, जो आरएसएस वीएचपी की इस देश में आदिवासियों के प्रति रही है, उनकी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है आदिवासी को अपने भीतर यानी हिंदू समाज के भीतर समाहित कर लेने की, उसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो हम इन्हीं सब मुद्दों की तरफ इस आज की लाइव में आप लोगों का ध्यान खींचना चाहते हैं। संभव है कि आप लोग में से कई लोग इससे सहमत नहीं हो, क्योंकि बहुत लोगों को लग रहा है कि केंद्र सरकार ने ये घोषणा करके आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा उपकार किया है और उन्होंने बिरसा मुंडा के संघर्ष को मान्यता दी है। तो हम लोगों को ये विचारना होगा कि किस संघर्ष को वो मान्यता देना चाहते हैं, और क्या बिरसा मुंडा या सिदो कानो या वीरांगना दुर्गा जो रानी दुर्गावती हैं, या इस तरह से देश में तमाम जो बहुत सारे हमारे लड़ाके हैं, क्या वे सब किसी सरकार के प्रचार के मोहताज हैं? हाँ, सरकारी तौर पर अगर ऐसे नायकों, ऐसे लड़ाकों के नाम पर कुछ किया जाए तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलता है, लेकिन हमें सरकार की इस नीयत को भी देखना पड़ेगा कि वाकई में वो क्या चाहते हैं। कालिदास जी कह रहे हैं कि हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप देखें, ठीक से आप जुड़ पाएंगे, है ना। और भी दो साथी दिखाई दे रहे हैं मुझे, कोई रोहित जी हैं लेकिन उनका वीडियो नहीं आ रहा है, और कोई बिरसा मुंडा नाम से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के भी वीडियो नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो अपना कृपया वीडियो ऑन करें, जिससे कि हम इस लाइव में आपको ले सकें। अभी हमारे साथ सिर्फ आदि विद्रोही जी हैं, तो मैं उनके पास फिर से लौट आया हूं और इस चर्चा को बढ़ाने के लिए उनसे आग्रह करूंगा कि आप क्या सोचते हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को यह जरूरत पड़ी कि वो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए? जी, जैसा आपने अपने उद्बोधन में कहा था जी, हम इस आयोजन को सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं मान सकते हैं जी। मध्य प्रदेश में आज शिवराज सिंह जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके नाम से एक लेख छपा है। उस लेख का शीर्षक है भोपाल की अंतिम हिंदू रानी कमलापति। अच्छा, अब जो आप बेहतर जानते हैं मैं किस तरह जा रहा हूं कि आदिवासियों को जो एक चला था कि उनका अपना एक अगली जनगणना में उनका अपना एक वो हिंदू बनाम जो आदिवासी हिंदू नहीं है, और जो संघ की या इन सब की एक मानसिकता रही है, अभी भी ये सवाल क्यों ही नहीं उठा रहा है कि भाई एक ट्राइबल जिनका अपना अलग सेक्ट है, उनके अपने सब परंपराएं रीति रिवाज रही, उसको आप हिंदू से जोड़ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, भोपाल में रानी कमलापति के बाद जो शासक रहे वो दोस्त मोहम्मद खान। कई जगह ये कहा जाता है कि दोस्त मोहम्मद खान की मदद से रानी ने, कमलापति जी ने अपने पति की मौत का बदला लिया। दोस्त मोहम्मद खान को उन्होंने भाई बनाया। ये साबित कर रहा है, फिर ये कह रहा है कि दोस्त मोहम्मद खान ने उनकी आबरू लूटने की कोशिश की थी और रानी ने जल समाधि दी थी, जल जोहार किया। तो बहुत क्लियर कट है, हिंदुत्व की बात आदिवासियों के साथ शामिल की जा रही है, और एक फ्रैक्शन हिंदू वर्सेस मुस्लिम में मोहरा इस
आयोजन के नाम पे आदिवासियों को बनाने का प्रयास किया। जी जी, आपने बहुत एक अलग पहलू की तरफ ध्यान दिलाया कि मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार कर रही है और कि उसके इस पूरे मुद्दे को वो किस तरीके से एक कॉम्युनल कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रही है। दोस्तों, जो लोग को दिक्कत आ रही है, मैं एक बार बता दूं आपको कि आप बहुत आसानी के साथ जुड़ सकते हैं इस लिंक के द्वारा। जो लिंक हमने दिया है, उस लिंक को आप क्रोम ब्राउजर में खोलें, कॉपी करके ब्राउजर में खोलें, सीधे उसको क्लिक करके नहीं खोलें, और स्क्रॉल करके अपना नाम लिखें, माइक और कैमरा को परमिशन दें। अमूमन होता है कि हम जो लिंक आता है उसको क्लिक करके खोलते हैं, तो ऐसा ना करें, बल्कि और जो लोग मोबाइल डिवाइस से ऑनलाइन होना चाहते हैं उनके लिए आग्रह है कि वो स्क्रॉल करके नीचे देखें, वहां पर आपको कैमरा और माइक का परमिशन का ऑप्शन आएगा, उसको देंगे तो आप इजीली जुड़ जाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग पिछले 2 साल से लगातार लाइव कर रहे हैं और आसानी से लोग जुड़ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग कालिदास मुर्मू जी कह रहे हैं कि भारत सरकार आदिवासी के साथ अन्याय कर रही है, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं जो निराशाजनक है। बिल्कुल सही कालिदास जी, हम लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, देश का आदिवासी समाज इसको अच्छी तरीके से समझता है। एक मॉन्क टेम्पलर नाम से है जो जिनका कमेंट है, बीते कुछ साल में मूल निवासियों में जागरूकता को देख बीजेपी सरकार को भय है कि उनका आर्यन आक्रमण से बढ़ते जो विश्लेषण में मूलवासियों और हिंदुओं का अंतर स्पष्ट होने लगा है। यानी वो इस अंतर को मिटा देना चाहते हैं, एसिमुलेट करना चाहते हैं, जो कि इस देश में तमाम राजनीतिक पार्टियों को की मंशा रही है आदिवासियों को लेकर के। हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत एक और साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रोहित जी। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार जोहार सर। जोहार रोहित जी। जी, आप कहाँ से हैं रोहित जी? जरा अपना परिचय दीजिए 1-2 लाइन में। जी, बेसिकली मैं बालाघाट से हूँ जी। पापा की सर्विस है जबलपुर में, तो यहीं पे रहना होता है, और मैं NLU भोपाल से BLLB कर रहा हूँ। जी, चलिए, आपका बहुत स्वागत है। हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मैं रोहित जी आपसे बात करूंगा। इसके पहले हम एक बार फिर बिरसा आबा के से संबंधित जो वीडियो क्लिप है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग फिर से लौट आए हैं और बातचीत कर रहे हैं कि जो जनजातीय गौरव दिवस है वो क्यों सरकार मना रही है, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे साथ अभी JNU दिल्ली से गंगा सहाय मीणा जी भी जुड़ गए हैं, और हम लोग सब लोग मिलकर के इस लाइव को, जिस विषय पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आगे बढ़ाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो उसका इसके पीछे, इसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के पीछे उनका क्या मंशा है। तो मैं रोहित जी आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस घोषणा को किस तरीके से देखते हैं और आपकी क्या समझ है इस पर? मेरी रिसर्च में तो यही लगता है कि सेटलर कोलोनिज्म का असर है ये, कि आइडेंटिटी क्राइसिस आ रही है हमारे ऊपर। हम लोग मूल निवासी, आदिवासी, इन सब शब्दों में फंस चुके हैं। कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ इंडिजिनस जो
वर्ल्ड में यूज होता है, सिर्फ जी उसको यूज किया जाए। अपन हिंदी बेल्ट वाले उस वर्ड को, जैसे कि साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट वगैरह, वहाँ पे भी अलग अलग लैंग्वेज है, तो क्या वो लोग इंडिजिनस वर्ड को ट्रांसलेट करके यूज करते हैं या फिर इंडिजिनस को इंडिजिनस ही रहने देते हैं? मतभेद है। कई लोग आदिवासी को फिर आदिम से भी जोड़ लेते हैं। मूल्यवासी, कई लोगों का बोलना है कि मूल्यवासी सही है, लेकिन फिर बोलते हैं कि मूल्य निवासी करके सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाते हैं। और इनका जो आप कॉन्स्पिरेसी तो देख ही रहे हो कि धर्म के नाम पे अपना वो लोग कैसे सेटल कॉलोनिज्म कर रहे हैं, राम वन वन गपत। जी। तो तो पूरी दोस्तों तरीके से एजेंडे हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा कि हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति किया गया है, तो जी उसमें भी रानी कमलावती को कमलापति बताया गया है और उनको हिंदू रानी बोला गया है। तो जी राजा जो भोपाल बसाने वाले थे, भोपाल शाह सल्लाम, उनका नाम तो इतिहास से मिट चुका है। मतलब कि ना उनके नाम पे एक मूर्ति है, ना चौराहा है, और इतिहास की किताबों में उनका नाम का कहीं मेंशन भी नहीं है। राजा भोज पता नहीं वो कहाँ से आया, उनको प्रचार किया गया। आइडेंटिटी क्राइसिस का काफी अपने ऊपर असर है। नहीं, ये आइडेंटिटी क्राइसिस किसकी है? ये तो हमारी है, हम अपनी पहचान को मतलब अपहोल्ड नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं हम कोयतुर बताया करें तो हमारी पहचान होगी, तभी अगर कोयतुर बताएंगे तो पता चलेगा, तभी अपन को कैटेगरी में डाला जाएगा, इंडिजिनस में ऐसा रिकॉग्निशन मिलेगा। अगर सिर्फ आदिवासी बोलते रहे तो फिर भाषा संस्कृति अपन अपना एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, जैसे भीलों में क्या चलता है और हमारे गोंड नहीं तो मुंडा क्या में क्या कोई दूर चलता से है। बता देंगे? कोयतूर में हाँ, सामाजिक व्यवस्था ये सब उनका पता चलेगा कि इनकी क्या भाषा है। नहीं, ये ये तो प्रैक्टिस एक करेंगे, एक मतलब कि एक प्रैक्टिस करेंगे। ये ये तो आर्गुमेंट लोगों एक की तरफ से आदिवासी आए हैं। समाज का है। ये एक जी। आदिवासी समाज का है। कोयतूर से मुंडा की संस्कृति कैसे पता चलेगी? मीणा की संस्कृति कैसे पता चलेगी? सो बताइए। अब ये पहले का या बताया नागा की जाता कैसे कि पता जैसे कि चलेगी? भौगोलिक है, जैसे कि गोंड है, गोंडवाना ज्योग्राफी थी, उससे गोंड सब गोंड ही है, ऐसे कुछ भाई, कुछ है गोंडवाना लोगों में। शब्द भी तो कॉलोनियल है। हाँ, गोंडवाना वही शब्द बातें हैं कि लोग इन्हीं सब चीजों में थोड़े से इधर उधर हो गए हैं। नहीं नहीं, गोंड शब्द भी तो ओरिजिनली गोंड आदिवासियों हाँ का जी, नहीं वो है। तो है। है ना? तो अगर गोंड हाँ। आप मान लेते हैं, गोंडवाना लैंड मान लेते हैं, तो आदिवासी मान लेने में क्या दिक्कत है? हाँ, वो सब भाई, आप अब ग्रुप बटे हुए हैं, अब क्या बोले। एक मीणा को, एक इरुला को, एक खड़िया को आप कैसे गोंड बता सकते हैं? कैसे अब कोई तूर लोगों बता के सकते मन हैं? में जो लग रहा है उनको सही, उस चीज को पकड़े, कम से कम प्रैक्टिस करें अपनी देखिए, भाषा मुझे संस्कृति लगता को। है रोहित जी, थोड़ा इसलिए थोड़ा इन सब चीजों पे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। फिलहाल आज की जी। बहस का मुद्दा ये नहीं है, हम लोग इस पे बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इसको यहीं पे रोकेंगे और हम सीधे जी। सीधे इस बात पर आएंगे कि आखिर क्यों क्यों केंद्र सरकार को 7 साल बाद, मोदी की सरकार की अगर हम बात करें, तो आदिवासियों के गौरव की याद आई। मीणा जी, आप इस पर क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल से कोई भी सरकार हर तबके को लुभाने की कोशिश करती है वोटों के लिए। तो एक लुभाने की कोशिश के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। हो सकता है उन्होंने आप अंदर में पार्टी में इस तरह का कोई अध्ययन किया हो कि किस तबके के वोट हमको कितने मिल रहे हैं, किस तबके में हमको कितना पसंद किया जा रहा है। आ, सरकारें ये भी निर्धारित कर लेती हैं कि किसके वोट हमें नहीं मिलने हैं। लेकिन जिस तबके के वोट मिल रहे हैं और आगे मिलने पर कोई संकट पैदा हो गया है, कोई आशंका है कि अब कम हो जाएंगे, कोई और उनको लुभा रहा है, तो उस तबके को लुभाने की विभिन्न पार्टियों की सरकारें कोशिश करती है। और इसकी संभावना है कि वर्तमान सरकार को भी ऐसी कोई आशंका नजर आ रही हो। शायद वो हेमंत सोरेन की वजह से हो या किसी और वजह से हो, जिसकी वजह से कि उनको लग रहा है कि आदिवासियों को अब अपनी तरफ खींचना चाहिए। और जहां तक जनजातीय गौरव दिवस, ये टर्मिनोलॉजी की बात है,
मैं देख रहा था यूट्यूब पर पिछले साल भोपाल में इस तरह का एक 15 नवंबर को आयोजन किया गया शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से। यानी कि जनजातीय गौरव दिवस ऑलरेडी ये भाजपा के एजेंडे में पहले से है और वो इस तरह का कार्यक्रम पहले भी कर चुकी है। तो वही वहां पर भी वही लक्ष्य दिखाई दे रहा है कार्यक्रम में। और जो किसी भी पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, अपना एक काम करने का तरीका होता है, हर तबके के प्रति एक नजरिया होता है, वो नजरिया उसमें कार्यक्रम में साफ साफ देखा जा सकता है। इसलिए कल के कार्यक्रम की प्रतीक्षा के बजाय हम उसको देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार की मंशा इसके पीछे क्या है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गंगा जी। एक बड़ा मजेदार कमेंट है, कोई नैहानू मीना जी हैं, कह रहे हैं सुना है आप आरएसएस से मिले हुए हैं। तो यहाँ तो हम 4 लोग हैं फिलहाल ऑनलाइन। नैहानू मीना जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम में से चार में से कौन आरएसएस से मिला हुआ है, या कि चारों मिले हुए हैं, शायद उनके अनुसार चारों मिले हुए हैं। थोड़ा इसको भी अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम लोगों को बाहरी और भीतरी दोनों दुश्मनों की पहचान करनी है। बाहरी तो आसानी से चिन्हित कर लेते हैं, लेकिन भीतरी को पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए मैं नैहानू जी से बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया आप ये जरूर बताएं कि अभी जो हम 4 लोग ऑनलाइन है इस लाइव में, उसमें से कौन बंदा आरएसएस के साथ मिला हुआ है ना। तो हम आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कुछ हमारे साथी हैं कश्मीर से जो कह रहे हैं कि गुजरों के बारे में भी बताइए और उनके साथ भी अन्याय होता रहा है और एक ही तरह की समस्याएं हैं। बिल्कुल हम लोग सहमत हैं, और जब हम लोग आदिवासी वर्कशॉप में गए थे, हम लोगों ने बहुत नज़दीक से इन सब चीज़ों को देखा है। तो इसलिए जब हम लोग ये लाइव कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो हम देश के तमाम आदिवासियों को ध्यान में रखकर बातचीत कर रहे हैं। पर्टिकुलर किसी भी आदिवासी विशेष पर हमारा फोकस नहीं है। और आज की लाइव का तो मुद्दा सीधे सीधे है कि जनजातीय गौरव दिवस का सरकारी अर्थ क्या हो सकता है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लीजिए साहब, नैहानू मीना जी ने कह दिया है कि गंगा साहब, बधाई हो गंगा जी, आरएसएस वालों ने कितने में खरीदा आपको? बस तो फिर तो इसका मतलब मैं जल्दी वाइस चांसलर बनने वाला हूँ आरएसएस। धन्यवाद नेहानू जी इस अंदर से खबर लाने के लिए, जिसकी जानकारी मुझे भी नहीं है जी। मुकेश चंद्र डिंडोर कह रहे हैं कि जनजाति नहीं आदिवासी शब्द होना चाहिए। और एक दूसरी टिप्पणी है बमपाल कुलदीप जी की कि भाजपा शासित राज्यों में ही ये जनजाति महोत्सव, माने जो जनजाति महोत्सव होते हैं वो केवल नाच गान को नृत्य केंद्रित होते हैं, उनका कहना है। तो दोस्तों, मैं अपने अतिथियों के साथ चर्चा को जारी रखूंगा। इस बीच में मैं फिर से वो एक वीडियो क्लिप आप लोग के लिए चलाना चाहता हूं, जो मेरे ख्याल से धरती आबा के का जो उलगुलान का जो मूल संदेश है वो इस वीडियो के मार्फत से हमने बताने की कोशिश की है। उसके बाद हम फिर से इस अपने मित्रों के साथ जो लाइव है लोग शामिल हैं, उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 चीजों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। उसके बाद जो लाइव में हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनसे हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। पहली बात आपको यह जानना चाहिए कि बिरसा मुंडा जो 20वीं सदी के शुरुआत के सबसे बड़े नायक हैं
और ऐसा लगता है जैसे वो कल कल की बात है। मतलब बिरसा मुंडा का उलगुलान जो है बहुत दूर अतीत की बात नहीं है, वो हमारे कल, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के हमारे नायक हैं। और इस बात को सबसे पहले जयपाल सिंह मुंडा ने समझा। आप में से बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा ने ही पहली बार भारत के आदिवासी आंदोलन में 1939 में जो रांची में जनवरी में आदिवासी महासभा की 2 दिनों की रैली हुई थी और आम सभा हुई थी, उस रैली में पहली बार आदिवासी आंदोलन, आदिवासी संघर्ष का प्रतीक बनाकर जयपाल सिंह मुंडा को पेश किया था। और उसी रैली में पहली बार जयपाल सिंह मुंडा के फोटो बनाए गए थे और जयपाल सिंह मुंडा का हाफ बस्ट, अर्ध प्रतिमा, जैसा कि आप इस लाइव में देख रहे हैं, आधी प्रतिमा बनाई गई थी। और बिरसा मुंडा की पहली मूर्ति बनाने वाला एक आदिवासी है जिसका नाम है चार्ल्स। चार्ल्स ने ही 1939 की आदिवासी महासभा की रैली के लिए बिरसा मुंडा के प्ले कार्ड, फेस्टून, पोस्टर और अर्ध प्रतिमा बनाई थी। और दूसरा जो फैक्ट है इस संदर्भ में वो भी आपको जानना चाहिए कि 1960 के आसपास जब डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह खूंटी के एसडीओ के रूप में पदस्थापित थे, तब कुमार सुरेश सिंह को जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, उस समय वो आदिवासी विषय पर कुछ अपनी पीएचडी करना चाहते थे, तो उन्होंने कुमार सुरेश सिंह को कहा कि अगर आपको पीएचडी करनी है और अगर आप ये मानते हैं, आप लोग ये जान लें यहाँ पे कि डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह मूलतः रहने वाले भोजपुर के जमींदार परिवार से थे, लेकिन उनकी शादी रातू महाराजा की लड़की से हुई थी, यानी वो रातू महाराज के दामाद थे। तो और अपने आप को झारखंड में आने के बाद वो अपने आप को बिल्कुल आदिवासी संस्कृति के करीब मानते थे। तो जयपाल सिंह मुंडा ने उनको कहा कि आप बिरसा मुंडा पर रिसर्च कीजिए, बिरसा मुंडा पर एक स्कॉलरी रिसर्च की जरूरत है, और आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी अगर बिरसा मुंडा पर रिसर्च करेगा तो बिरसा मुंडा और आदिवासी आंदोलन से जुड़े जो तमाम फैक्ट्स हैं वो साइंटिफिक ढंग से एकेडमिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सोशियो पॉलिटिकल और कल्चरल क्षेत्र में भी जाएगा और आदिवासी अध्ययन को एक नई दिशा मिलेगी। और आप जानते हैं कि कुमार सुरेश सिंह ने वो पीएचडी की ऑक्सफोर्ड से, और ऑक्सफोर्ड से ही वो किताब पब्लिश हुई। हिंदी में वो किताब वाणी प्रकाशन से हिंदी अनुवाद उसका प्रकाशित है, जिसके कई संस्करण निकले हैं, जिसका शीर्षक है बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन। ये कुमार सुरेश सिंह की वही अंग्रेजी थीसिस का हिंदी अनुवाद है जिससे भारत में सबाल्टन राइटिंग की शुरुआत हुई। तो आप कह सकते हैं जयपाल सिंह मुंडा ने न सिर्फ बिरसा मुंडा को अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित किया, आदिवासी दृष्टि दी इतिहास लेखन में, बल्कि सबाल्टन इतिहास लेखन की प्रेरणा भी जयपाल सिंह मुंडा ही है। तो जयपाल सिंह मुंडा ने ऐसा क्यों किया या इसके पीछे उनकी सोच क्या थी, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है, और वो ये कि बिरसा मुंडा साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के सबसे बड़े 20वीं सदी के नायक हैं आदिवासियों के, और उनका जो नौजवान साहस है वो सबके लिए प्रेरणादायक है। और हम जानते हैं कि भारत में तमाम आदिवासी समुदायों में बड़े बड़े नायक हुए, बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हुई, और उसके बावजूद बिरसा मुंडा की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। ये इसमें किसी भी नायक या वीरांगना को छोटा बड़ा करने की बात नहीं है। आपको एक प्रतीक चाहिए होता है, जो प्रतीक जयपाल सिंह मुंडा ने बिरसा मुंडा को सामने ला कर गढ़ा। अब ये जो ऐतिहासिक संघर्ष है उनका, बिरसा मुंडा का, जिसको कि आज सारे जल जंगल जमीन, जो गांव खेत खलियान से लेके शहरों तक, कॉलेजों तक, यूनिवर्सिटियों तक जो नारे लगाए जाते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ी तस्वीर होती है बिरसा मुंडा की, वो जयपाल सिंह मुंडा की देन है। और ये जो संघर्ष चेतना है, ऐतिहासिक संघर्ष चेतना है, उपनिवेशवाद विरोधी युद्ध की, लड़ाई की, उस लड़ाई को हड़पने के लिए, उस चेतना को कुंद करने के लिए
और आदिवासियों को हिंदू संस्कृति में आत्मसात करने के लिए ये जनजातीय गौरव दिवस सामने लाया गया है। तो मैं फिर से लौटता हूं अपने साथियों के पास। गंगा सहाय जी और आदि विद्रोही जी बने हुए हैं हमारे साथ। इस बीच कुछ कमेंट भी हैं, हम उनको भी लेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को मैं फिर यहाँ पे गंगा जी से कहना चाहूँगा कि इस पूरे पर्सपेक्टिव में कि जो बार बार ये बात होती रही है कि चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरे राजनीतिक पार्टियां हो, उन सबकी एक ही नीति रही है, एसिमुलेट करने की। तो क्या ये आयोजन सरकारी तौर पर उस अभियान को मजबूती देने के लिए तो नहीं है, गंगा जी? हाँ बिल्कुल, इस तरह के आयोजन दरअसल दिवस की घोषणा अभी की है कि इस तरह हम मनाएंगे। बाकी आप सरकारी कार्यक्रमों में देखें, जब कल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से कार्यक्रम होते हैं तो उनमें आदिवासियों की कैसी छवि प्रस्तुत की जाती है। ट्राइबल मिनिस्ट्री की तरफ से भी कार्यक्रम होते हैं और उनमें मैं देखता हूँ कि हमने तो आदिवासियों के बारे में जितना पढ़ा है, जितना जाना है, एक भिन्न संस्कृति के रूप में जाना है। लेकिन उन कार्यक्रमों में जो गीत और नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं वो संस्कृतिकरण के बाद के गीत और नृत्य, जिसमें किसी दूसरे धर्म के बारे में, जो आदिवासियों की मूल आस्थाएं उनसे अलग आस्थाओं के बारे में सामान्य तौर पे ऐसे गीतों और नृत्यों का चुनाव किया जाता है। तो इससे एक ये छवि बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सभी लोग तो आदिवासियों के बारे में अध्ययन नहीं करते या पर्याप्त नहीं जानते, लेकिन जो दर्शक के रूप में आते हैं या जो उसकी रिपोर्टिंग होती है, जो उसको पढ़ते हैं और न्यूज में देखते हैं, उनको ये प्रतीत हो कि आदिवासी इस ढंग के हैं। तो आदिवासियों को अपने ढंग से पेश करके, अपने अनुसार सुविधाजनक ढंग से अपने संगठन का हिस्सा बताना, अपनी विचारधारा का हिस्सा बताना और उनके वोटों का लाभ उठाना, ये सरकारों की नीति होती है और ये उनके हर कार्यक्रम में जो भी आदिवासियों से संबंधित है उसमें आराम से देखा जा सकता है। तो वर्तमान पहल भी उसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए, जिससे कि आप इस बात को समझ सकें। उस शब्दावली को देखिए आप, मैं ये कह रहा हूँ अपने साथियों से जो इस कार्यक्रम में अभी हमको सुन रहे हैं, जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम 2020 का आप देखिए, जो भोपाल में आयोजित हुआ शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में या उनकी उपस्थिति में। उनका खुद का भाषण देखिए आप, आदिवासियों को और बिरसा मुंडा को किस शब्दावली का वो प्रयोग करके और किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे उनको वो कैसे अपने एक आइकन के तौर पर, जैसे आइकनों की राजनीति है, सबके अपने अपने आइकन है, तो कहाँ भगत सिंह है और कहाँ सरकार की विचारधारा, लेकिन भगत सिंह को आत्मसात करने की कोशिश एक आइकन के तौर पे, कि जो भगत सिंह के फॉलोअर है वो भी माने कि सरकार उनके समर्थन की है। इसी तरह से आदिवासियों को बिरसा मुंडा के नाम पर या जनजातीय गौरव दिवस के नाम पर आदिवासियों को अपने साथ लेने की एक कोशिश इस पहल में मुझे दिखाई पड़ती है। जी गंगा जी, आदि विद्रोही जी, आप कुछ टिप्पणी करेंगे? हाँ बिल्कुल पंकज जी। सबसे पहले जो वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में हम मध्य प्रदेश लगभग 22% पॉपुलेशन तो आदिवासी समाज को है। थोड़ी आपकी आवाज कट रही है। एक मिनट, उसी को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी क्लियर है? अभी ठीक है जी। मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात करेंगे तो, और ये गंगा सहाय जी ने जो कहा है उन सबको बहुत छोटे से समय में जोड़ने की कोशिश करूंगा। 22% आबादी लगभग आदिवासी समुदाय के सदस्यों की है मध्य प्रदेश में, और यहाँ 47 विधानसभा सीटें इन लोगों के लिए आरक्षित। यह अलग है कि यह समुदाय 90 से 100 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव डालता है। तो इसमें यदि मैं एक बात कहूँ, इसका प्रभाव आप ऐसे देख लीजिए कि मध्य प्रदेश शायद मेरी जानकारी में इकलौता ऐसा प्रदेश है जहाँ एक आदिवासी विधायक सामान्य सीट से जीत के आया था, दरबू सिंह के बालाघाट में परस। दूसरा, जो मीणा जी ने आदिवासी संस्कृति के नाम पर प्रस्तुतिकरण की बात की,
ये जनजातीय गौरव दिवस में लगभग वही हो रहा है। अखबारों के हिसाब से ये है कि यहाँ वनवासी रामायण का मंचन किया जाएगा। मैं खुद हैरत में, मेरी जानकारी में वनवासी रामायण कुछ नहीं थी। हाँ, एक थे भोपाल के ही थे, हीरालाल शुक्ला जी, खत्म हो गए। उन्होंने बस्तर में रामायण को गोंडी में अनुवादित जरूर किया, वनवासी कल्याण आश्रम को मीणा जी कह रहे थे उस संदर्भ में। अदरवाइज वनवासी रामायण आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं कहाँ से आ गई। आदिवासियों को हिंदू बनाने की कोशिश उन्होंने कर रही है, इसी चीज से कर रही है कमलापति, कौन रानी थी कोई नहीं जानता। दोस्त मोहम्मद से उनकी दुश्मनी जो मुगलों और मुगल शासन और आदिवासी शासन काल के बीच का एक नैरेटिव देने का प्रयास लोग कर रहे हैं। संस्कृति को नए सिरे से गढ़ने का प्रयास, अगेन वही समस्याएं आती हैं। और जो पुराने जमाने में रहा, इनका आदि रंग के नाम से ये सारी चीजें अपने आप को आइकॉन बना के प्रस्तुत करते रहे। स्वराज संस्थान मध्य प्रदेश यही काम करता रहा शिवराज जी के आने के बाद। ये फिलहाल यही एक बेहतर चीजें हैं कि इन्हीं सब चीजों को क्लब करके अपना पॉलिटिकल फंडा भी देख रहे हैं। अपना जो हिडन एजेंडा है कि आदिवासियों को किस तरीके से हिंदू की दिशा में लाया जाए, उन सारी चीजों को फोकस करें। जी, एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है, मैं उसको लेना चाहूंगा। कृष्णा गोप जी की टिप्पणी है कि आदिवासी गौरव दिवस के बहाने जनजातीय समुदाय के कल्याणकारी योजनाओं की राशि लूटना है। सरकार सच मायने में कार्य करना चाहती है तो 5वीं अनुसूची में दर्ज अधिकारों को आदिवासी समाज को देना चाहिए। इस कमेंट में बहुत बढ़िया सवाल उठाया कृष्णा जी ने कि अगर वाकई में आदिवासियों के बारे में भाजपा सरकार सोचती है, या केंद्र में जो भी सरकारें आती हैं या राज्यों में जो सरकारें हैं, वो अगर वाकई में आदिवासी हितों के बारे में सजग हैं और आदिवासियों को हर दृष्टि से वो उनका साथ देना चाहते हैं, तो उनको 5वीं अनुसूची में दर्ज अधिकारों को आदिवासी समाज को देना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची जो कि नॉर्थ ईस्ट में लागू है, उन दोनों के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के भी आदिवासी लड़ रहे हैं। आदिवासी लगातार संघर्ष में है। और मजे की बात है कि इन दोनों की व्याख्याएं राज्यपाल, राजनीतिक पार्टियां, प्रांतीय सरकारें और केंद्र सरकार और सॉलिसिटर जनरल और न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अलग अलग ढंग से करते रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि 5वीं अनुसूची को अगर वो इम्प्लीमेंट करे तो हम लोग समझ सकते हैं कि उसकी नीयत साफ है या वो वाकई में आदिवासियों को कुछ देना चाहती है। मैं थोड़ा सा वो बार बार नैहानू जी पर्सनल कमेंट्स डाल रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पर्सनल न बनिए, यहाँ जो मुद्दा हो रहा है उस पर बात कीजिए। निश्चित तौर पे सबके अंदर कमजोरी होती है, हम लोग भी के अंदर भी कमजोरियां, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बहस में इस तरह का पर्सनल क्वेश्चन उठा करके आप क्या कहना चाहते हैं, है ना, ये विचार करना चाहिए। ये इस तरह का प्लेटफॉर्म हम लोग अपने बहुत सारे जो हमारे सीमित संसाधन हैं लोगों की मदद से जुटा के करते हैं, और उसको इस तरीके से कृपया आप जाया ना करें, है ना। हमसे या किसी और से आपकी दुश्मनी हो सकती है, तो हमें जितनी भी आप अपने प्लेटफॉर्म पे गालियां दें, हमारी जितनी उतार लें आप उतारें, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतने गंभीर विषय पर जब चर्चा हो रही हो तो आप कृपया इस तरीके से एक्ट ना करें। कालिदास मुर्मू जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज एक रिपोर्ट छपा है जिसमें उन्होंने आदिवासियों को हिंदू कहा है। और मॉन्क टेपलर जी कह रहे हैं कि बीजेपी और कुछ नहीं, बस मूल निवासियों का भगवाकरण कर रहे हैं। बुद्धि प्रकाश मीना जी का कमेंट है कि भैया इसके विश्वास में मत आओ, ये बीजेपी आपके साथ धोखा करेगी, है ना। और सुरेश जगन्नाथम जी कह रहे हैं आप सभी को जोहार। तो हम सारे दर्शकों को जोहार कहते हैं और गंगा जी से इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे कि जो आपने कहा कि जिस तरीके के प्रतीक, और आदि विद्रोही जी ने भी कहा कि बनवासी रामायण, किस तरह के गाने, किस तरह के नृत्य, किस तरह का इतिहास इस गौरवीकरण में सामने लाने के लिए सरकारी तौर पे किया जा रहा है, महत्वपूर्ण है। जो केंद्र सरकार की तरफ से जो
प्रेस को ब्रीफ किया गया, भारत के जनता को जो बताया गया वो ये था कि जनजातीय गौरव दिवस को वो मनाएंगे भगवान बिरसा मुंडा और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए। अब जो गंगा जी ने अपनी पहले बात में कही कि किस तरीके से वो कौन से शब्दावलियों का चयन करते हैं, तो मैं इन दो शब्दों पर आप लोगों का ध्यान, जो भी दर्शक हैं और जो हमारे यहाँ साथी हैं, उनका खींचना चाहूंगा कि भगवान और स्वतंत्रता सेनानी। तो भगवान के मामले में तो मैं समझता हूं कि सब लोगों की समझ साफ है कि ये सीधे सीधे जो हिंदू धर्म की शब्दावली है और ये उस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा जोर देकर कहना चाहूँगा और जानना चाहूँगा अपने दोनों साथियों से और सारे जो हमारे ऑडियंस हैं उनसे भी कि क्या बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी हैं? इस पर भी थोड़ी बात हो जाए। क्या सिदो कानू स्वतंत्रता सेनानी हैं? क्या रानी दुर्गाबाई स्वतंत्रता सेनानी हैं? क्या भूमकाल के लड़ाके स्वतंत्रता सेनानी हैं? तो इस पे मैं चाहूंगा कि चर्चा को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो नेशनलिस्ट फ्रेमवर्क में, राष्ट्रवादी फ्रेमवर्क में स्वतंत्रता सेनानी के खास मायने हैं। जो भारत की आजादी के लिए लड़े, अंग्रेजों से लड़े, उसमें लड़ने वाले आम जनता थे, राजा महाराजा थे, नवाब सामंत थे, और वो सब लोग अपना अपना अधिकार के लिए लड़े। आदिवासी भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़े, लेकिन उन्होंने अपनी लड़ाइयों में कहीं भी जय भारत माता, जय हिंदू राज, वंदे मातरम जैसा नारा कभी नहीं लगाया। वो हमेशा दिकू राज मुर्दाबाद, अबुआ राज है ना, अबुआ दिसुम अबुआ राज, जल जंगल जमीन हमारा है, वीर बुरु ओकया, इस तरह के नारे उन्होंने तब भी लगाए और आज भी लगाते हैं। तो मैं थोड़ा इस फ्रेमवर्क के भीतर, राष्ट्रवादी फ्रेमवर्क के भीतर जो नेशनलिस्ट टर्मिनोलॉजी है स्वतंत्रता सेनानियों का, और हमारे बहुत सारे आदिवासी भाई और बहन लोग बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि उनके पास भी स्वतंत्रता सेनानी है। तो थोड़ा इस पर मैं चर्चा चाहता हूं। गंगा जी, आपसे शुरू करूंगा। देखिए, अभी मुर्मू जी ने कमेंट किया था कि कड़िया मुंडा ने उनको हिंदू कहा है, आदिवासियों को। तो ये कड़िया मुंडा जी की मदद से या उनके नेतृत्व में एक डॉक्यूमेंट्री जैसी फिल्म बनाई गई थी बिरसा मुंडा के जीवन पर। उसका नाम शायद यही था, भगवान, महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा, शायद यही नाम था उसका, या कुछ इस तरह का ही नाम था, इससे मिलता जुलता। वो फिल्म मैंने देखी भी और शायद YouTube पे मुफ्त में उपलब्ध भी है। तो वो फिल्म देख करके आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक नया एजेंडा नहीं है, एक पुराना एजेंडा है। और जरूर इस तरह के अध्ययन होते होंगे चुनाव को लेकर के कि कौन से मुद्दे पर लोग कितना प्रभावित हो रहे हैं और कितना आकर्षित हो रहे हैं किसी दल विशेष के प्रति। तो जैसे कई घटनाएं हुई देश में और उसमें जरूर से ऐसे निष्कर्ष निकले होंगे कि दो बहुत ही अपीलिंग मुद्दे हैं जो लोगों को आकर्षित करते हैं। एक धर्म का मुद्दा है, एक राष्ट्रवाद का मुद्दा है। तो अब इन दोनों मुद्दों पर आदिवासियों को कैसे संबोधित करना चाहिए, किया जाए, तो इसको लेकर के ये शब्दावली आई है। हालांकि शब्दावली को बहुत सारे आदिवासी भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने देखा कि काफी लोग, खुद मुंडा लोग भी, अब उसको, वो एक अलग स्वतंत्र अध्ययन का विषय है कि वो उन्होंने बिरसा आबा को भगवान कहना कब शुरू किया, लेकिन बहुत सारे मुंडा बिरसा आबा को भगवान कहते हैं। तो उसका फायदा उठा करके सरकार ने ये शब्दावली का चयन किया हो। और दूसरा, जहां तक स्वतंत्रता सेनानी की बात है, तो आजकल देखिए,
जब संस्कृतिकरण की प्रक्रिया चलती है और दूसरी प्रक्रिया जब अपने आइकन्स हमको ढूंढने होते हैं इतिहास में, क्योंकि हमारा तो इतिहास थोड़ा भिन्न प्रकार का है। हमारा तो मौखिक परंपरा का इतिहास है, लेकिन अब एक इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया है और उसमें कुछ प्रतिमान बना दिए गए हैं कि ये अगर आपके पुरखे ने ये काम किए हैं तो वो महत्वपूर्ण है, वो इतिहास में जगह पा सकते हैं। तो हम खुद इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं। जैसे अब बहुत सारे सेमिनारों का विषय होता है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में आदिवासियों की भूमिका, या आजादी की लड़ाई में आदिवासियों की भूमिका, इस तरह के विषयों पे बातचीत होती है, सेमिनार होते हैं, किताबें लिखी जाती हैं। तो उससे हम खोज करके निकालते हैं। तो एक अर्थ में तो बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन वो अर्थ और संदर्भ हमको समझना होगा। दरअसल आजादी की लड़ाई बहुत व्यापक है, बहुत ज्यादा व्यापक है। आजादी की अपनी अपनी लड़ाइयां हैं, समुदायों की भी है और राष्ट्रीय स्वाधीनता की भी है। तो जब इस प्रश्न पे हम विचार करते हैं कि आजादी की लड़ाई में आदिवासियों की क्या भूमिका है, तो मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचता हूं उस पर विचार करने के दौरान कि आदिवासियों का आजादी का विजन बहुत व्यापक है। आदिवासियों का विजन जो सामान्य जो हमारा राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन है, खुद प्रेमचंद ने इसकी बृहद आलोचना की अपने रचनाओं के माध्यम से कि कैसे वो सामंतों और पूंजीपतियों से भरा हुआ है। तो ये उसकी बहुत बड़ी आलोचना है। वो साम्राज्यवाद से तो लड़ता है, लेकिन अपने अपने सामंतवाद से, अपनी अंदरूनी समस्याएं हैं या जातिवाद से, उन सब से नहीं लड़ता। वो एक हायरार्की खत्म करके दूसरी हायरार्की बनाए रखता है। खुद भगत सिंह इसको लेकर के आजादी की लड़ाई की क्रिटिक करते थे। तो आदिवासियों का विजन व्यापक है, वो साम्राज्यवाद से भी लड़ते हैं और भारतीय सामंतवाद से भी लड़ते हैं। तो उनकी लड़ाई बहुत व्यापक है, उस संदर्भ में इसको समझना होगा। और अगर बिरसा मुंडा या कोई भी आदिवासी लड़ाका स्वतंत्रता सेनानी है तो है, लेकिन आपके स्वतंत्रता सेनानियों से ज्यादा बड़ा विजन उनके पास है और वो सिर्फ कुछ मनुष्यों को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे। जैसे आजादी की लड़ाई तो अब उसको लेकर के डिबेट्स है कि 1857 में किसानों का था, मजदूरों का था या सामंतों का था, उसको लेकर के बहुत सारी डिबेट्स हैं। तो उसको आप देखेंगे तो उस लिहाज से आदिवासियों का विजन तो बहुत बड़ा है। वो सिर्फ एक तबके के लिए तो नहीं लड़ रहे, वो इंसानों के लिए भी नहीं लड़ रहे अकेले। वो नदियों पहाड़ों, जो आज तक भी लड़ रहे हैं, नदियों पहाड़ों को बचाने के लिए, पूरी सृष्टि को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तमाम आदिवासी लड़ाकों का इस तरह का विजन है। तो उस विजन के संदर्भ में देखें तो बहुत व्यापक संदर्भों में बिरसा मुंडा या हमारे पुरखे स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन उस संदर्भ को हमेशा हमें याद रखना होगा। जी, बहुत 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 अच्छी बात कही आपने कि आदिवासियों की स्वाधीनता का व्यापक विजन है और उसकी परिधि में सिर्फ मनुष्यों की आज़ादी नहीं है, बल्कि उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र के में रहने वाले तमाम जीवों की आज़ादी का प्रश्न है, पूरे पर्यावरण का प्रश्न है। और एक तरीके से वो आप कह सकते हैं कि पूरे प्लानेट को बचाने की लड़ाई का अर्थ ध्वनित होता है आदिवासियों के स्वतंत्रता संग्राम से। जी, आदि विद्रोही जी, आप कुछ टिप्पणी करेंगे कि हम आगे बढ़े? थोड़ा एक दो नहीं, आगे पंकज जी, इस पर मैं चाहूंगा आगे बढ़ा जाए। चलिए, ये आईवी इमोजिन हासदा हैं, जिन्होंने बहुत उनकी टिप्पणी है कि ये डिबेट 50s के दौर में जाता है, जब जीएस घुरिये और वैरियर एल्विन जो है उन दोनों के बीच में था कि घुरिये ट्राइबल आदिवासी को बैकवर्ड हिंदू कहते थे, जबकि वैरियर एल्विन का मानना था कि वो हिंदू नहीं है। उसी तरीके से आईवी जी आगे लिख रही हैं कि घुरिये ने जो अपनी नीति ली वो एसिमुलेशन की थी, आत्मसात करने की थी, जबकि एल्विन की जो नीति थी वो क्या बोलेंगे, अलगाव में रखने की थी, क्योंकि वो मानते थे कि वो हिंदू समाज के अंग नहीं है,
बाद में आईवीजी कह रहे हैं कि एल्विन ने चेंज किया आइसोलेशन को और उसको इंटीग्रेशन में बदला। सुरेश चंद्र मीणा जी का कहना है कि आदिवासी मुंडा बिरसा मुंडा जी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने आदिवासियों की आवाज उठाई थी और जल जंगल जमीन जैसे शब्दों में स्वतंत्रता के शब्द छिपे हैं। आईवीजी कह रहे हैं कि 40s की बात है, 50s की बात नहीं है। मैंने 50s कहा, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो मत नहीं है। बोलते समय 10 साल इधर उधर हो जाए तो माफ कर दीजिए, ठीक है ना। तो दूसरी बात जो कह रहे हैं, मैं एक इन पे आता हूं फिर। मेरे ख्याल से नहीं, थोड़ा मैं नायहानू मीणा जी का सवाल है कि मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो आरएसएस की सरकार है, तो अगर वो विशाल कार्यक्रम कर रही है तो हम लोग खुले तौर पे उसका क्यों विरोध नहीं करते हैं? भाई हम नहीं कर पा रहे हैं, आप कीजिए। मना किया है क्या किसी ने आपको? और हमको बुलाइए उस आयोजन में, हम नहीं आते हैं या हमारे जैसे लोग नहीं आते हैं तो हम पे आरोप लगाइए। तो विरोध का जो अकादमिक तरीका है, बौद्धिक तरीका है, वो नहीं होता है जो पार्टियां और सरकारें और सामाजिक दूसरे संगठन लेते हैं। अकादमिक और बौद्धिक लोग अपने ढंग से उस डिस्कोर्स को एक खास ढंग से सारे विचारों का विश्लेषण करते हुए, सारी कार्रवाइयों का विश्लेषण करते हुए उस पर एक रास्ता सुझाने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। सुझाना भी मैं नहीं कहूँगा। जैसे अगर हमारी ही बात ले तो मैं कहता हूं कि भाई हम लोग कहते हैं कि अब हम लोग क्रांतिकारी नहीं हैं, हम लोग किसी को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ना आदिवासियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना तो किसी और को लड़ाई बचाने की बात कर रहे हैं। हमको जो समझ में आता है वो कर रहे हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमको कुछ करना है तो हमको यही करना अच्छा लगता है, इसी में मजा आता है तो हम ये करते हैं। अगर और किसी को मजा आए तो आप करें। मैं कोई क्रांति के लिए नहीं करता हूँ, कोई उलगुलान भी नहीं करना चाहता हूँ और ना कोई हूल करना चाहता हूँ, है ना। जिनको करना है वो करें, मेरी सीमा है। दांत वाट टूट गए हैं, बाल सब उड़ गए हैं, मैं कहाँ लड़ने जाऊंगा? कोई एक घूंसा मारेगा मैं तो वहीं पे टे बोल जाऊंगा। तो शहीद नहीं होना है भाई, शहीद होने के लिए आप लोग आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं, है ना। आप लड़ाइयां लड़िए, अकादमिक और बौद्धिक जो हमारी क्षमता है हम सब लोग उसमें साथ होंगे। जनता के संघर्ष में हम हमेशा साथ रहेंगे, उनकी आवाज बनकर खड़े होंगे, उनके बारे में लिखेंगे। ये लाइव भी उसी के लिए है। अगर किसी को ये समझ में नहीं आता है तो बेहतर होगा कि आप हमारा लाइव देखना बंद कर दें, हमारी बातें सुनना बंद कर दें और आपको जो करना है वो आप करें। तो 1 घंटा होने को है। मुझे लगता है कि हम लोग अब इसको खत्म करेंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क के साथ में इसको आप खत्म कर सकते हैं। ये मोम टेम्पलर जी की टिप्पणी है कि मूल निवासियों का द्रविड़ आंदोलन जैसे एकजुट होने का भी खतरा दिखता है केंद्रीय मंत्रिमंडल को। बेशक इसके बाद कालिदास मुर्मू जी की एक टिप्पणी है कि सिद्धो कान्हो भगवान बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी थे, परंतु इसके दायरे से भारत की आजादी तक सीमित नहीं है, उपनिवेशवाद के विरोध में था। पृथ्वी पर जनमानस जल जंगल जमीन को बचाने पर आदिवासियों का विरोध का मूल संकल्प है। बिल्कुल सही बात है जो हम सब लोग यहाँ पे कह रहे हैं। गंगा जी ने बहुत स्पष्टता से उसको बताया। मैं एक बात यहाँ पे थोड़ा इसी संदर्भ में कहूंगा, फिर गंगा जी के पास लौटूंगा और इस लाइव को हम लोग खत्म करेंगे। कि देखिए जो 2 बातें हैं कि भगवान आदिवासी भी कहते हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी कहते हैं। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि जयपाल सिंह मुंडा का लिखा जो राइटअप है बिरसा मुंडा की जय अक्षय, वो हमने आदिवासियत किताब में संकलित किया है। अंग्रेजी और हिंदी में दोनों उसके दोनों रूप में वो उपलब्ध है, आप उसको जरूर पढ़ें, है ना। इसके अलावा मैं आप लोगों को कई पुराने आदिवासियों के उदाहरण दे सकता हूं, जिसमें सबसे बड़े जो शुरुआती 20 के दशक के जो आदिवासी पहले बौद्धिक नेता हैं रेवरेंड जोएल लकड़ा, जिन्होंने साइमन कमीशन को, जिनके नेतृत्व में साइमन कमीशन को मेमोरेंडम दिया गया था और जिनसे बातचीत की थी, उन्होंने नियोगी कमेटी को बताया था
जो 70 के दशक में गठित की थी तब की सरकार ने धर्मांतरण के सवाल पे। तो उन्होंने इंट्रोगेट किया था जोएल लकड़ा को, और ये रिकॉर्डेड है। तब जोएल लकड़ा ने कहा था कि देखिए, हम आदिवासी लोग भी अपने को हिंदुस्तानी कहते हैं या हिंदू कहते हैं, इसका अर्थ धर्म से कोई लेना नहीं है, इसका धर्म से कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इस देश का बहुसंख्यक जनता जो है अपने को नागरिक के बतौर हिंदू कहती है। तो हिंदू का अर्थ हमारा यहाँ नागरिकता से है कि हम भी भारत के नागरिक हैं और मूल नागरिक हैं। इसलिए हम लोग आमतौर पे आदिवासी लोग हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, हम भी हिंदू हैं। हिंदू का अर्थ धार्मिक तौर पे कतई नहीं है। दूसरी बात भगवान के संदर्भ में है। जयपाल सिंह मुंडा ने अपने राइटअप में इसको बड़ा स्पष्ट किया है और लिखा है कि आदिवासियों ने देखा कि जो गैर आदिवासी समाज है वो अपने सबसे बड़े नायक को भगवान कहता है, अपने मुक्तिदाता को भगवान कहता है। तो उन्होंने भी वो, चूंकि अब आप मुंडारी तो समझिएगा नहीं, उरांव समझिएगा नहीं, गोंडी गैर आदिवासियों को आती नहीं है, इरुला आता नहीं है, नागा आता नहीं है, तो वो आपको कैसे समझाए कि बिरसा मुंडा क्या है। तो उन्होंने बिरसा मुंडा क्या है समझाने के लिए आपकी भाषा में, आदिवासियों को बड़ी परेशानी होती है। कल भी भाई दीपक बालाजी से बातचीत हो रही थी और एक और कौन थे वो, उनसे बातचीत हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि देखिए, और हम लोगों का अपना अनुभव है कि आदिवासियों को बड़ी परेशानी होती है अपनी बात समझाने की, आपकी शब्दावली में, आपकी भाषा में, है ना, क्योंकि आप उनकी भाषा तो समझते नहीं है, उनकी नरेटिंग स्टाइल की आपको बिल्कुल समझ नहीं है। तो उन्होंने आपको समझाने के लिए कहा कि भाई वो हमारे भगवान हैं, है ना। तो ये चीजें भी हमको, और इसी अर्थ में जो स्वतंत्रता सेनानी का भी जो है उसको भी उसी अर्थ में देखना चाहिए कि आदिवासियों को ये लगता है कि आपने भी जल जंगल जमीन की लड़ाई जो की उसके लिए स्वतंत्रता सेनानी का टर्म है ना। तो इसलिए वो लोग भी आपको समझाने के लिए भगवान, स्वतंत्रता सेनानी और इस तरह के हिंदुस्तानी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इसका अर्थ कतई नहीं लगाया जाना चाहिए कि वो गैर आदिवासी धर्म और संस्कृति के अनुरूप अपने नायकों को बता रहे हैं। ये बहुत क्लियर कट मामला है। थोड़ा राजकुमार मुंडा जी ने बहुत बड़ी बात लिखी है, तो हम थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। वो कह रहे हैं कि मुंडा जी कह रहे हैं कि राजकुमार मुंडा जी कह रहे हैं कि क्या देश के सभी आदिवासी जनजातीय सूची में हैं? यदि नहीं है तो किस आधार पर जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया जा रहा है? या इस दिवस की घोषणा का अर्थ तो यही है कि जो ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में है वो लोग गौरव महसूस करें, और जो आदिवासी इस लिस्ट में नहीं है उनके लिए ये गौरव जैसा कुछ भी नहीं है। तो राजनेताओं को कम से कम आदिवासियों के सेंटिमेंट को समझना चाहिए। क्या असम के मुंडा और दूसरे आदिवासी समुदाय आदिवासी हैं? तो इमेजिन आईवी जी का फिर एक कमेंट है कि यहाँ तक कि 1920 में ये राइटर नेम्ड जी रामदास पब्लिश्ड 2 आर्टिकल्स ट्रेसिंग द राक्षसा ऑफ द रामायण टू सम सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स। बिल्कुल ये एक अलग मुद्दा है। थोड़ा सा हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आखिरी कमेंट के लिए सबसे पहले मैं आदि विद्रोही जी को बोलूंगा, और उसके बाद गंगा जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और फिर हम सब दर्शकों से विदा लेंगे। तो नट सेल में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 2, 3, 4 लाइनों में बताएं। पंकज जी सिर्फ 4-5 लाइनें में एडिशनल, क्योंकि अलग अलग जो कमेंट्स आ रहे हैं तो उस पर बता दूं। ये पैसा जो यहाँ लगभग 23 करोड़ खर्च होने की बात हो रही है, ये ट्राइबल सब प्लान का पैसा है, जिसके लिए मेरी जानकारी में अभी तक राज्यपाल की कोई बैठक नहीं हुई है, कोई परमिशन नहीं ली गई।
जी देवउत्थान समिति एक बनी हुई थी, जो गोंडों के गोंडी में यदि हम कहें तो उनके देवों का स्थान है, उन सबका विकास का पैसा इसमें लगाया गया। सेकेंडरी जी बेसिकली जो आपने आखिरी में कहा वही चीज जो भगवान और इस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, वो मुझे भी लगता है कि नायकत्व को एक तरीके से दिखाने की चीजें हैं। और प्राचीन काल में एक कहावत हमेशा से रही है कि यदि आपके पास जल जंगल जमीन ऐसे प्राकृतिक संसाधन मौजूद है तो आप गरीब भले ही रहेंगे, भूखे नहीं मरेंगे। और यहाँ पर उसी चीज को हड़पने के लिए मेरे ख्याल से एक ऐसा एक सेटअप बनाया जा रहा है। और एक छोटी सी इससे विषयांतर करते हुए बोल रहा हूँ, कल के कार्यक्रम को लेकर, कि मध्य हिंदुस्तान में पहला जो प्राइवेटाइज्ड रेलवे स्टेशन है, जिसका कल मोदी जी भोपाल में लोकार्पण करेंगे, उसका नाम भी इन्होंने रानी कमलापति के नाम पे किया है, उस समुदाय के नाम पे किया है जो संजोग के एक साथ चलने की बात करता है, जहां कभी पैसा वर्चस्व नहीं। ये बड़ा जनजातीय गौरव दिवस में इस तरीके के आयोजन होते हैं और इसका यदि हम लोग विरोध नहीं कर पाते, मैंने कोशिश करी है कि आप क्या चाह रहे हो। बाकी तो ज्यादा मैं इसमें मेरा भी नहीं था, मुझे लगा कि सिर्फ लाइव हम लोग आएंगे। और एक इस तरीके के प्रयास में आपको आभार देता हूँ कि इस तरीके के प्रयास होने चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि शब्दावली रची जाती है, पीछे क्या हो रहा है ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। आगे इसके क्या परिणाम ये लोग लेके चलेंगे आयोजन करके, मीणा जी ने तो शायद बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया कि ऐसी पहले से प्लानिंग होती है और आगे फिर आगे कहा जाएगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। जी धन्यवाद आदि विद्रोही जी। गंगा जी, आपकी टिप्पणी। मैं ये मानता हूं कि सरकारी आयोजनों से बड़े आयोजन जनता के होते हैं। जैसे हमने आदिवासी दिवस मनाना शुरू किया, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, तो सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया, अभी भी स्वीकार नहीं किया, सरकारी स्तर पर विश्व आदिवासी दिवस का कोई आयोजन नहीं होता। लेकिन आपने देखा कि करीब करीब 10 साल में कम से कम उत्तर भारत के ज्यादातर जगहों पे मैं जानता हूँ, झारखंड में खूब, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में गांव गांव में पहुंच गया। इस बार हमारे गांव में भी आयोजित किया गया, छोटे छोटे गांवों में आयोजित किया गया। तो जनता के आयोजन ज्यादा बड़े होते हैं, ज्यादा प्रभावशाली होते हैं सरकारी आयोजनों से। तो सरकार आयोजन कर रही है, करे, कोई बात नहीं, उसकी जो मंशा है वो अपनी जगह पे है। लेकिन हमको अपने आयोजन, जो जनता के आयोजन है, वो जारी रखने चाहिए। और हमारा जो दर्शन है, आदिवासी दर्शन, उस दर्शन को जनता के आयोजनों के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हमारी विश्व दृष्टि के बारे में और लोग भी जाने, जो गैर आदिवासी हैं या आदिवासियों में जो सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है, या किसी और विचारधारा के प्रभाव में है, वो भी उससे परिचित हो। हमारे एकेडमिशियन परिचित हों, बाहर के लोग परिचित हों, और उस विचार को लेकर के जाएंगे। अपने पुरखों के लिए जो दृष्टि हम लेकर चलेंगे, हमारे कार्यक्रम वो दृष्टि दिखनी चाहिए, वक्तव्यों के माध्यम से, आयोजन के तरीके के माध्यम से। तो मेरी तो यही समझदारी है कि सरकारी आयोजन होते रहे। सरकार तो बहुत सारी चीजें करती है खाना पूर्ति के लिए, लेकिन जनता के आयोजन हमेशा उससे बड़े होते हैं। हमें जनता के आयोजनों का, जैसे हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं या हूल दिवस मनाते हैं, हूल दिवस को कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि कैसे 1857 से पहले 1855 भी है और दूसरे आंदोलन भी है। ऐसे अपने पुरखों के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में हम आने वाली पीढ़ियों को बताएं। और वो जनता के कार्यक्रम हमेशा सरकारी आयोजनों या संस्थानिक आयोजनों से बड़े ही रहे। जी बहुत अच्छी बात कही आपने कि असली चीज है कि सरकारें जो करना है करें, पर मूल दायित्व तो जनता का होता है। और आदिवासियों का गौरव क्या हो, कैसा हो या नहीं हो, इसे तय करना भी आदिवासी समुदाय का काम है। कोई सरकार या कोई राजनीतिक पार्टी इसको तय नहीं कर सकती है, ना उसको नष्ट कर सकती है। हालांकि प्रयास किए जाते रहे हैं नष्ट करने के भी और उसको आगे बढ़ाने के भी। जो आदिवासी समर्थक पार्टियां हैं, जो लोग हैं, वो लोग इन सवालों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जो उनके खिलाफ हैं वो उनको उसको नष्ट करने के प्रयास में लगते हैं।
लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है जो गंगा जी ने चलते चलते टिप्पणी की है आखिरी में, कि असली भूमिका या बचाने वाला जो होता है वो जनता होती है, और जनता का आयोजन महत्वपूर्ण है। और मैं इसी टिप्पणी के साथ आज की इस लाइव को खत्म करूंगा। मैं यह देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, और अब उन पे और बात करना मेरे समय नहीं है, क्योंकि 1.25 घंटे हो चुके हैं और हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मैं आईवी इमोजिन जी बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। आप जो फैक्ट रख रही हैं उसके बारे में कोई भी जागरूक जो आदिवासी विषयों का अध्येता है वो जानता है, और जो नहीं जानता है उनके लिए आपने बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं रखी है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ये कोशिश की है कि हम लोग इन सवालों को आज के परिप्रेक्ष्य में समझें, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझें। हम सभी लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों पर विमर्श नहीं करेंगे तो हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि आखिर बिना किसी सरकारी संरक्षण के, बिना किसी राज्याश्रय के 70,000 साल से आदिवासियों ने अपनी भाषा बचाई, अपनी संस्कृति बचाई, अपना खान पान रीति रिवाज बताया। ये साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से और फैक्ट के हवाले से बोल रहा हूं, किसी कल्पना से नहीं बोल रहा हूं, कि 70,000 साल से आदिवासियों ने अपनी संस्कृति भाषा को अक्षुण्ण कर रखा है, उसको बचा रखा है, और ये किसी सरकार की देन नहीं है। और चलते चलते मैं ये कह देना चाहता हूं कि आपको याद होगा 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले किए थे आदिवासियों के पक्ष में। एक तो झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य बनवाए थे, और दूसरा 2003 में उसने 2 आदिवासी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में दाखिल किया था। हम जानते हैं कि उन दोनों का हश्र क्या हुआ, क्या हो रहा है। आज तक संताली को भारत के सभी विश्वविद्यालय तो छोड़ दीजिए, झारखंड और पश्चिम बंगाल और आसाम, जहां की संताल आदिवासियों की बड़ी संख्या है, वहां किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में संथाली डिपार्टमेंट नहीं खोला गया। संथाली भाषा की पढ़ाई किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं की जा रही है। जो चल रहे हैं प्रयास या जो किए जा रहे हैं वो पहले से प्रयासों का नतीजा है। 2003 में संथाली को 8वीं अनुसूची दर्ज करने के बाद जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। बोडो नॉर्दर्न बेल्ट के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन दूसरी तमाम 8वीं अनुसूची की भाषाएं हर राज्य में पढ़ाई जाती हैं। बोडो दिल्ली आपके यूनिवर्सिटी में है क्या गंगा जी, भाषा विभाग में संताली है ना? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो पॉलिटिकल चाल खेला था, अब उसको रिलीजियस और कल्चरल बेस पे मोदी ने उसी तर्ज पे ये गौरव दिवस का पासा फेंका है। समझदारी हम सब आप लोगों को रखना है। मैं अपने सभी अतिथियों का और ये का जयराम पासवान जी कह रहे कि हमारे कॉलेज में संथाली की पढ़ाई की जा रही है। वो किसी कॉलेज में है जो 8th शेड्यूल की भाषाओं की, जिस तरह जैसे उर्दू हर जगह मिलेगा आपको, है ना, या दूसरी भाषाएं आपको हर जगह मिलेंगी, तो संथाली क्यों नहीं? कम से कम 4 राज्यों में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम, इन जगह पे उसको हर कॉलेज में होना चाहिए। लेकिन मैं तो झारखंड की बात करता हूं कि वहां नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये लाइव आज यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी अगली चर्चा के साथ। धन्यवाद। जोहार। जोहार।